Good evening, students. I am your teacher, Hemlata Yadav, and I am going to discuss the sample paper number 3rd of Biology, class 12, 23-24. And I have discussed already 2 sample papers, and now it is the time for the 4th sample papers. You know that there is a very chilly winter outside, cold is going on. So in the room, you can do what you can do. You can comfortably read and study at your room. And now what is in front of you is the section A. Swati was growing a bacterial colony in a culture flask under the ideal laboratory condition where the resources are replenished. Which of the following equation will represent the growth in this case? स्वाति अपने लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया का कल्चर कर रही है और वहां पर वो बार बार उनको मीडिया देती रहती है, रिप्लेनिश करती रहती है जो भी मीडिया खत्म होता है उसको। तो यहाँ पे किस तरह की ग्रोथ होगी और इसमें से कौन सी इक्वेशन उस ग्रोथ को समझा रही है? तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि dN/dt किससे दिया जाएगा? तो dN/dt Rn से दिया जाता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। तो dN/dt इज इक्वल टू Rn। ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इंटरफेरॉन्स आर द मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग द सेल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ वायरसेस। और कौन से वायरस के थ्रू बचाएंगे? एड्स के वायरस, क्योंकि बाकी तो सब दूसरे इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं। एस्करीज राउंडवॉर्म होता है, अमीबियासिस अमीबा से होता है, रिंगवॉर्म भी रिंगवॉर्म फंगस से होता है। तो सिर्फ एड्स रह गया। और आपको पता है इंटरफेरॉन्स वायरसेस के खिलाफ बनते हैं। नाउ इंटरफेरॉन्स आर द प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको डिटेल में भी दिखा रखा है कि dN/dt इज इक्वल टू Rn में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है। तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन यही आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन, सेकंड क्वेश्चन है, ये मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल में सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो किससे होता है और एक्वेटिक में? तो टेरेस्ट्रियल में डिट्राइटस फूड चेन से सबसे ज्यादा फ्लो होता है और एक्वेटिक में ग्रेजिंग से होता है। तो हम सी ऑप्शन चुन लेंगे इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following water sample in the table given below will have a higher concentration of organic matter? कौन सा जो टेबल दिया हुआ है नीचे आपको, उसमें से कौन सा सैंपल जो है उसमें हायर कंसंट्रेशन रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, जिसका वैल्यू बीओडी का सबसे हाई होगा, उसी में ही हाई लेवल ऑफ। तो ए, जिसमें लेवल ऑफ पोल्यूशन हाई लिखा है और वैल्यू ऑफ बीओडी भी हाई लिखी है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी सैंपल में ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, क्योंकि बीओडी मेजर होती है कि पॉल्यूशन का, इसकी बीओडी ज्यादा, वो वाटर में पॉल्यूशन ज्यादा। फिफ्थ क्वेश्चन, सी एनिमनी गेट अटैच टू द सरफेस ऑफ द हर्मिट क्रैब। सी एनिमनी एक हर्मिट क्रैब के सरफेस से अटैच हो रखा है। तो इसमें किस तरह का इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है? कमर्शियलिज्म बोलते हैं इसे, कमेंसलिज्म में सी एनिमनी को कोई फायदा नहीं होता ना नुकसान होता, बस हर्मिट क्रैब को बचने की जगह मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन? इनमें से एक्सीटू कंजर्वेशन का क्या एग्जाम्पल है? एक्सीटू मतलब जब हम किसी को एक्सटर्नल टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट अलग ले जाकर उसको सेव करते हैं। सेक्रेड ग्रुव तो नेचुरल फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल हो गया। नेशनल पार्क भी एक फॉरेस्ट है, बहुत बड़े से पार्क्स है जहाँ पर जंगल में एनिमल्स अपने हैबिटेट में रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स उनसे भी बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनमें 2-3 नेशनल पार्क। सीड बैंक, सीड बैंक क्या हो जाएगा? एक्सी2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। जब स्नेक किसी को बाइट कर लेता है तो उस वक्त जब हम एंटी वेनम देते हैं तो वो बी बाइट कर ले या स्नेक बाइट कर ले, तुरंत हमें उसका टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो इस केस में हम एंटीबॉडी दे देते हैं रेडीमेड बनी हुई। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एन इनफर्टाइल कपल वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर। एक इनफर्टाइल कपल को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वो ले रहा है, यूज कर रहा है। और इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर ट्रांसफर, उसकी स्टेज करेक्ट क्या होगी?
जब उसका ट्रांसफर करवाया जाना चाहिए फेलोपियन ट्यूब में, जायगोट स्टेज में करवाना चाहिए फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, या फिर जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, या एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, या फिर ब्लास्टोसिस स्टेज। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जायगोट और द अर्ली एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर्स। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू विल कंस्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें जो हिस्टोन कोर में मिलता है? तो आपको पता है लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो पहला ऑप्शन सही है ए। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात कर रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है? कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन अ ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड ग्रुप, क्या आएगा इसमें? तो कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग एंसेस्टर के ऑर्गेनिज्म में कॉमन फंक्शन जब आते हैं तो उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। 11th क्वेश्चन बोल रखा है द गिवन फिगर्स डज नॉट shows the structure of a plasmid. A foreign DNA was ligated at BAM-H1 site. The transformants were then grown in a medium containing antibiotic tetracycline and ampicillin. Choose the correct observation for the growth. मीडियम विद टेट्रासाइक्लिन, मीडियम विद एम्पिसिलिन, तो इसमें नो ग्रोथ, और इसमें जो मीडियम विद टेट्रासाइक्लिन उसमें नो ग्रोथ आएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। और मीडियम विद एम्पिसिलिन में ग्रोथ आएगा, क्योंकि जो फॉरेन डीएनए है वो BAM-H1 साइट पे गया था, तो उसका टेट्रासाइक्लिन वाला साइट जो है वो BAM-H1 साइट में आपके कट हुआ है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उसका सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि BAM-H1 साइट टेट्रासाइक्लिन रीजन में ही होती है PBR322 में, उसमें फॉरेन जीन जा चुकी है, तो उसमें तो अब वो रेजिस्टेंस नहीं, सेंसिटिव बन गया, तो अगर उसमें हम उस कॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में वो ग्रो हो सकता है, तो बी वाले से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एपिस मेलिफेरा किलर बीज possesses toxic bee venom and identify the treatment। आप क्या देंगे इसमें? प्रोटीन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देंगे, सी ऑप्शन पैसिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन बिलो 4 कंट्रासेप्टिव मेथड दिए हुए हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, कॉन्डोम का बताया हुआ है, ओवम नॉट एबल टू रीच फैलोपियन ट्यूब, वैसेक्टोमी का बताया है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, पिल्स का हमें सिलेक्ट करेक्ट मैच, जो सही करेक्ट मैच करके दे रखा है वो बताना है, पिल्स का प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, ट्यूबेक्टोमी का बताया है, सीमेन कंटेन नो स्पर्म्स। तो इसमें हमें मैच द कॉलम करना है। ए को हम किससे, कॉन्डोम को हम क्या किससे करेंगे? ए को हम थर्ड से, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, सर्विक्स में नहीं जाने देते स्पर्म को कॉन्डोम, एंड वेसिक्टोमी, सी ऑप्शन आपको आंसर दिख ही रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज पेयर्ड विद थर्ड, बी इज पेयर्ड विद फोर्थ, सीमन कंटेन नो स्पर्म, एंड पिल्स में सी इज joined with second, prevent ovulation, and tubectomy is related to ovum not able to reach the fallopian tube. 13th question, when white-eyed yellow-bodied Drosophila females were hybridized with red-eyed brown bodies males, the one progeny intercrossed F2 ratio. Reason when two genes in a dihybrid are on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher. तो यहाँ पर आप क्या देंगे? असर्शन रीजन, बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड असर्शन रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये देंगे। गिवन एज पिरामिड दे रखा है 2011 में, मेल और फीमेल का, मेल को लेफ्ट पे और राइट पे फीमेल को दिखा रखा है, और ओल्डेस्ट पॉपुलेशन टॉप पे दिखा रखी है। इस का असर्शन रीजन, अब आगे इसका असर्शन रीजन दिया हुआ है, तो हमें असर्शन रीजन देखना है। नेक्स्ट क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन है ये, असर्शन ये दे रखा है, रीजन दे रखा है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ऑलमोस्ट इक्वल नंबर है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से रिलेटिवली फ्यू हैं, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड असर्शन इज रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा। असर्शन में अपोमिक्टिक एम्ब्रियो और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, अपोमिक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो इसमें
क्या आंसर दिया है इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, इसमें क्या आंसर दिया है सर्शन रीजंस का। दोनों करेक्ट हैं, ये आंसर दिया है, बोथ सर्शन रीजन आर ट्रू। Now, assertion is the functional aDNA cDNA gene must be inserted into lymphocyte at early embryonic stage. Reason cell in the embryonic are mortal, differentiated in case of manipulate. तो reason false है इसमें, assertion true and reason false है, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के सेल्स मॉर्टल नहीं होते, इमॉर्टल होते हैं, वो अपने आप को स्टेम सेल्स होते हैं, वो अपने आप को डबल करते रहते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ग्राफ दिया रखा है एलएच और एफएसएच मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है ये। और 18th क्वेश्चन में ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट बता रखे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट और इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉट्स का कंस्ट्रिक्टेड येलो पॉट से क्रॉस करा के दिखा रखा है, एफ एफ कैपिटल जी स्मॉल एफ स्मॉल जी। और उनसे एक एक जीन आएगी, यानी कि सिंगल जीन आएगी गैमेट्स में, और वो हाइब्रिड हो जाएगी। हाइब्रिड होने के बाद बता रखा है कि ऑल इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉट्स आएंगे एन एफ वन में, एन जीनोटाइप उनका दे रखा है कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी। सेक्शन बी शुरू हो रहा है, गिवन बिलो पार्ट्स ए एंड बी और शोन। आपको बताना है ए और बी पार्ट दिखा रखे ग्राफ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है, उसको रीड करके आपको क्वेश्चन बताने हैं। नेम द ऑर्गन्स विच सिक्रीट द हार्मोन रिप्रेजेंटेड इन पार्ट ए एंड बी। ए और बी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कौन से पार्ट बॉडी के उन्हें रिलीज करते हैं। ए वाले जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी का हार्मोन है, एलएच और एफएसएच, तो पिट्यूटरी रिलीज करता है। बी वाले जो हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये ओवरी रिलीज करती है। ये हो गया क्वेश्चन आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप। 19th क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क सा हो रहा है, इस तरफ नेक्स्ट तरफ आपको दिख रहा है ये 19th क्वेश्चन। Here you can see it. During a field trip, one of your friend in the group suddenly becomes unwell and started sneezing and had a trouble in breathing. Name and explain the term associated. इसको क्या कहेंगे आप? डॉक्टर ने इसको क्या कहा गया, इसको रिलीफ लेने के लिए डॉक्टर ने क्या दिया होगा? एलर्जी कहते हैं इसको। ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स होता है नेचुरल चीजों के लिए, एलर्जेंस के लिए जो इन्वायरमेंट में होते हैं, और इसके लिए डॉक्टर इसे एंटी हिस्टामिन्स देगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। एलर्जी हुई थी फील्ड ट्रिप के दौरान उस पर्सन को, वो स्नीजिंग करने लग गया था, डॉक्टर ने उसे एंटी हिस्टामिन दिए, एड्रेनलिन दिया, स्टेरॉइड दिए ताकि वो ठीक हो जाए। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक साइट दी हुई है CTTAAG, और इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आपको दिखा रखा है, एंड व्हाट आर सच सीक्वेंस कॉल्ड, ऐसे सीक्वेंस को कहते क्या है पूछा है। और ऐसी एंजाइम जो इन्हें रिकॉग्नाइज करती है उन्हें क्या कहते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है बायोटेक में। तो वो बताया है कि सीक्वेंस ऐसे जो सेम होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ने में, तो हम ऊपर वाले स्ट्रैंड पे पढ़ रहे हैं तब CTTAG आ रहा है, नीचे वाले स्ट्रैंड पे पढ़ रहे हैं CTTAG आ रहा है। इस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और ये एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है जो इन्हें देखती हैं और पहचानती है और कट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, given below a pyramid of biomass in an ecosystem where each bar represents standing crop available trophic level, with the help of an example explain conditions where this kind of pyramid is possible। ट्रॉफिक लेवल 1 तो कम दे रखा है बायोमास में, ट्रॉफिक लेवल 2 ज्यादा दे रखा है, तो हमें नेचर में एग्जांपल देना है कि ऐसा पिरामिड कहाँ मिलता है। तो आपको पता है एक्वेटिक में मिलेगा इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड, क्योंकि कम अमाउंट के फाइटोप्लैंक्टन है। उसका आंसर भी नीचे दे रखा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आर सीन इन एक्वेटिक कंडीशंस where a small standing crop of phytoplankton support a large standing crop of zooplankton where a large number of insects are feeding on the leaves or tree। या तो टेरेस्ट्रियल में हमें एक पेड़ का और उसके ऊपर इंसेक्ट और उसके ऊपर जो बर्ड्स फीड हो रही हैं उसका भी ऐसा इन्वर्टेड मिल जाता है ग्राफ।
नाउ सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा था, विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी सेम ऑफ इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में एनर्जी के पिरामिड को क्या होगा? एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा ही सीधा होता है, वो इन्वर्टेड नहीं होता, तो इट विल बी अपराइट ऑलवेज, बिकॉज एनर्जी फ्लो तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हम उसका अमाउंट कम होता रहता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ पिरामिड ऑफ नंबर वेयर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री, व्हाट इज द शेप? इसका भी इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी, वही क्वेश्चन दूसरी तरह से दूसरे वर्ड से पूछा गया है। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन है इनका? स्क्रोटम का क्या फंक्शन है? लेडिक सेल्स का, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? तो स्क्रोटम टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो स्क्रोटम वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टीज सिचुएटेड होती हैं। इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर एंड द टेस्टीज 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में रहने के टेस्टीज, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सही रहती है, स्पर्म्स बनते हैं मेल्स में। लेडिक सेल्स का क्या काम है? इट्स अ रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले रीजन में लेडिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स लेडिक सेल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इनकी सिक्रीशन ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा बनाने में हेल्प करती है मेल एक्सेसरी ग्लैंड की। ये है एक पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है सिंगल, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं पेयर में। सेट द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फॉलोइंग प्लांट। अब हमें कुछ प्लांट दिए हुए उनके एजेंट बताने हैं पॉलिनेशन के, और उनके एडेप्टेशंस भी बतानी है। तो वेलिसिनेरिया कॉर्न है, वाटर हाइसिंथ है। तो कॉर्न विंड पॉलिनेटेड, आपको पता है, मक्का, मक्का यानी कि आपका मेज, कॉर्न भी बोलते हैं उसे। न्यूमरस फ्लावर उसके पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, टैसल्स बाहर उसके भुट्टे के जो बाल होते हैं टैसल्स, वो कॉर्न कैप के बाहर निकलते हैं, वो एक्चुअली में स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं जो विंड में तैर रहे होते हैं, इनकी वजह से पॉलिनेशन को पकड़ सके। वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट और विंड से भी हो सकता है पॉलिनेशन। वाटर हाइसिंथ में फ्लावर बाहर की तरफ क्योंकि निकले रहते हैं, वो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो जाते हैं और विंड से हो जाते हैं। वेलिसिनेरिया सबमर्ज फ्लावर होता है उसका, पर फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर आता है, उसका लॉन्ग स्टॉक होता है, क्योंकि मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन को पानी की सरफेस पे रिलीज कर देता है। दे आर कैरिड पैसिवली, और वो अंदर जाते हैं फिर वाटर करेंट्स के साथ, और फिर वहां पर वो फीमेल फ्लावर के साथ वाटर करंट, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल, वो जो फीमेल मेल जो पॉलन ग्रेन है वो ऊपर तैर कर आता है पैसिवली फ्लोट होकर, और फिर वो फीमेल पार्ट से जाकर पॉलिनेशन कराता है। ट्रांसलेशन का, आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ द ए टू एक्स टू वाई। एक्स टू वाई का एमआरएनए का आपको डायग्राम दिया हुआ है विद आरएन राइबोसोम लगे हुए हैं। एमआरएनए एक्स और वाई से पोलैरिटी आपको बतानी, किस तरफ 5' होगा किस तरफ 3' होगा। एंड आपको ये प्रोसेस जो है, बिलो मेंशन हाउ मेनी मोर अमीनो एसिड्स आर एक्सपेक्टेड टू एडेड, इसमें और कितने अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं ये पूछा है। मेंशन द कोडोन एंड द एंटी कोडोन, एलेनिन के लिए क्या कोडोन होगा और एंटी कोडोन होगा वो बताना है आपको। वाई आर सम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस सीन इन एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड में, वेयर एज अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस क्यों होते हैं बेसिस के एमआरएनए में, ये पूछा है। वेयर एग्जैक्टली दे आर प्रेजेंट, कहाँ पे होते हैं। एक्स और वाई की ओरिएंटेशन है 5' to 3', ये इन्होंने दिया हुआ है। नो मोर अमीनो एसिड विल बी एडेड आफ्टर स्टॉप कोडोन के बाद, यू ए के बाद कोई भी, यहाँ पर जैसे ही आपने यू ए देखा जो लास्ट आ रहा है, उसी के बाद कोई भी अमीनो एसिड नहीं आएगा और यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। और जी सी ए का कोडोन है जो कि एलेनिन के लिए है, एंड इसका एंटी कोडोन होगा सी जी यू। अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं दोनों तरफ, 5' एंड की तरफ भी और 3' एंड की तरफ भी। ये थोड़ा ट्रांसलेशन को बेटर बनाते हैं। दे आर प्रेजेंट, इनिशिएशन करने के लिए भी हेल्प करते हैं, टर्मिनेशन करने के लिए भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन, फैक्टर दैट अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, जीन माइग्रेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 5 ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से कोई 2 आप समझा सकते हैं। हाईलाइट द स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विद अ डायग्राम, हमें डायग्राम बना के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, हैवी चेन्स टू लाइट चेन, वो बनाकर दिखाना है।
4 टाइप की एंटीबॉडीज बतानी है, IgA, IgM, IgG एंड IgE एंटीबॉडी। एंड उनमें उनका स्ट्रक्चर बताकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बतानी है और उनका कॉज भी बताना है, फीवर का कॉज। तो H2L2 रीजन हैवी चेन लाइट चेन का डायग्राम आप देख सकते हैं एंटीबॉडी का। एंड हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ दिखा रखा है। एंटीजन बाइंडिंग साइट हमारी लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में दिखा रखी हैं। एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आप देख रहे हो कि आपस में हैवी चेन के लिंक को भी लिंक कर रहे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन को, और लाइट चेन्स को भी लिंक कर रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड वहीं पर हार्डी वेनबर्ग का आंसर है सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। सभी फ्रीक्वेंसी की सम टोटल 1 आता है। 2 एलील है मान लो, कैपिटल ए और स्मॉल ए। फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की पी, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए की स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील वाले कैपिटल ए पी स्क्वायर से शो करेंगे, और ऐसी एलील अगर स्मॉल ए वाली है होमोजाइगस रिसेसिव तो क्यू स्क्वायर से शो करेंगे। तो 2p/q आपकी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। और चार एंटीबॉडीज हैं, IgA, M, E और G। IgA लैक्टेटिंग मदर में भी जाती है, अपने बच्चे को जो दूध पिलाते हैं कोलेस्ट्रॉम, उसमें IgA जाती है क्योंकि सिक्रीटरी एंटीबॉडी है। IgE एलर्जन से प्रोटेक्ट करने वाली एंटीबॉडी है। ये इनके रोल्स हैं। आपको ये एंटीबॉडी का डायग्राम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रखा है मस्कीटो की लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन बता रहा है। स्पोरोजाइट से वो एंटर करेगा एंड देन वो लीवर में जाएगा, लीवर में वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, देन आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में भी सेक्सुअली प्रोड्यूस मेरोजोइट्स बनाएगा, देन वो गैमेटोसाइट्स में डेवलप हो जाएगा, और जो गैमेटोसाइट्स वापस से मस्कीटो ले लेगा और वो अपने गट में उनको फर्टिलाइजेशन करवा देगा मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स का। सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो के गट में होगी और वापस फिर वो स्पोरोजोइट सेड में आ जाएगा। जब ह्यूमन होस्ट में वो आरबीसी को ब्रेक करता है तब हीमोजोइन निकलने से, एक ऐसा सब्सटेंस निकलने से हीमोजोइन फीवर्स आता है। केयरफुली हमें एक गिवन पिक्चर ए को रीड करना है जहां पर हमें 200 बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट रेंजिंग फ्रॉम 200 बेस पेयर टू 2500 बेस पेयर को इलेक्ट्रोफोरेस कर रहे हैं एग्रोस जेल पे। फॉलोइंग अरेंजमेंट, व्हाट रिजल्ट विल बी ऑब्टेन ऑन स्टेनिंग द इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से जब हम स्टेन करते तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? द अबव सेटअप वाज मॉडिफाइड विद अ बैंड ऑफ 250 बेस पेयर्स वर ऑब्टेन्ड एट एक्स पॉइंट पे हमें एक बैंड मिला है। एंड पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल एनोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल कैथोड एंड वाज इंटरचेंज्ड। फ्रैगमेंट विद लीस्ट बेस पेयर विल गेट सेपरेटेड फास्टर। जो छोटा बैंड होगा वो जल्दी निकलेगा, सेपरेट होगा एंड फास्टर टू द एनोड एंड, वो एनोड एंड पे जल्दी पहुंचेगा। देयर वाज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम ड्यू टू अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है क्योंकि वहां पर ज्यादा कटिंग हो रही होगी ट्री की। तो व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम? स्टेट एनी थ्री, list any three major causes of loss of biodiversity. Impact of loss of biodiversity on the ecosystem: decline in the plant population, production, lowered resistance to environmental perturbations such as drought, increased variability in the certain ecosystem process such as plant productivity, water use, pest एंड डिजीज साइकिल। ये कुछ लॉसेस हैं जो इम्पैक्ट हैं। बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो प्लांट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो इन्वायरमेंट का डिस्टर्बेंस से जैसे कि ड्रॉट आ जाए, फ्लड आ जाए, तो उससे रेजिस्टेंस भी नहीं हो पाएगा, इकोसिस्टम उसको झेल नहीं पाएगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी, सर्टेन इकोसिस्टम में प्लांट प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वाटर का यूज बढ़ाना, इससे भी वो झेल नहीं पाएगा। बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है आखिरकार? हैबिटेट लॉस से और फ्रेगमेंटेशन से होती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, एलियन इन्वेजिव स्पीशीज से, इनसे हो सकती है बायोडाइवर्सिटी लॉस। सेक्शन डी है क्वेश्चन नंबर 29, 30 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, उन्हें पेडिग्री चार्ट का क्वेश्चन है आपका, उसको हमें पढ़ना है। स्टडी द पेडिग्री चार्ट। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आपको दिखा रखा है चार्ट एंड इफेक्टेड इंडिविजुअल को शेड से दिखा रखा है एंड मेल और फीमेल आप जानते ही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ये है 100%। बी क्वेश्चन है, इफ द फीमेल होमोजाइगस अफेक्टेड रेट इन दिस पेडिग्री चार्ट देन व्हाट परसेंट ऑफ हर सन्स। फीमेल होमोजाइगस हो, अफेक्टेड हो तो उसके कितने बेटों में कैरेक्टर जाएगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है
तो सारे बेटों में जाएगा, क्योंकि फीमेल अपने बेटे को क्या देती है, एक्स क्रोमोसोम देती है। और अगर वो दोनों कैरेक्टर उसके अंदर वो अफेक्टेड है, तो यानी दोनों एक्स उसके अफेक्टेड हैं, तो बॉयज में तो एक एक्स बच जाएगा, दूसरा तो वाई होता है। तो वो 100% अपने सन्स को देगी। गिव द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 1, 2 एंड 3। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 1, 2 एंड 3 का क्या जीनोटाइप है, यहाँ दे रखा है एक्स वाई, एक्स एच, एक्स एच एंड एक्स एच वाई एंड एक्स एक्स रिस्पेक्टिवली, वेयर ए रिप्रेजेंट द ट्रेट। एक्स एच बोल रही हूँ, एक्स ए भी है, उसको एक्स ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, और उनके इस तरह से इन्होंने जीनोटाइप दिखा रखे हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल गेटिंग द ट्रेट इज लेस। द फीमेल विल गेट द ट्रेट ओनली इफ मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर इज अफेक्टेड। लड़कियों को ये ट्रेट आने का बहुत ही कम चांस होता है, क्योंकि लड़कियों को तभी आ सकता है जब मदर कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द डाटा बिलो शो द कंसर्न ऑफ अ निकोटीन स्मोकर बाय स्मोकर टेकिंग 10 पफ्स ऑफ मिनट। तो निकोटीन का कंसंट्रेशन ऑफ द निकोटीन के बारे में केस स्टडी दिया है और क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन से हमें आंसर भी देने हैं। कंसंट्रेशन निकोटीन मैक्सिमम एट द 10 मिनट्स वेयर द कंसंट्रेशन निकोटीन इंक्रीजेस स्टेडली इन द ब्लड रीचेस 45 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 मिनट्स में निकोटीन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हुई और ब्लड में वो 45 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी उसके ब्लड में, हीम बाउंड ऑक्सीजन जो कम कर देगा। निकोटीन रिजल्ट इन द स्टिमुलेटिंग एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज होने लगेगा, ब्लड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ेगा। केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक आर द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर भी होता है इनसे। Cigarette smoke also cause emphysema, irritate the lung passage in the lung, causing them to produce mucus, which causes coughing, resulting in collapse or alveolar septa, which greatly reduces the surface area for gas exchange. Wall of alveolar sac loses elasticity. तो ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पर। सेक्शन ई भी शुरू हो जाएगा नाउ। ये ग्राफ आपको दिया था निकोटीन का 10 पफ्स का, और फिर क्वेश्चन पूछे थे जो हमने आंसर डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 31 है। ये हेट्रोजीनस एमआरएनए है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन आपको दिखा रखे हैं यूकारियोट का, और स्टेप्स बताने हैं इसमें क्या क्या होंगे। तो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग का स्टेप पूछा है। एंड जीन इंकोडिंग आरएनए पॉलीमरेज 1 and 3 हैव बीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इन अ सेल, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। क्या प्रॉब्लम होंगी अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 और 3 म्यूटेटेड हुई तो। स्टडी द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोमोटर आई जीन, प्रोमोटर OZY। इसको पढ़कर ये क्या है, ये लैकोपेरॉन है। लैकोपेरॉन को पढ़कर आपको उसका बताना है इफेक्ट। तो HNRNA जैसे मैं बता रही थी वो उसका डायग्राम था। एंड प्रोसेस को कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग कहेंगे। जो होता है कैपिंग के वक्त मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाई जाएगी 5' एंड पे। टेलिंग के बाद एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 लगाए जाएंगे 3' एंड पे। अब HRRNA इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएंगे और एक्सॉन्स जोड़ दिए जाएंगे। The active site of the enzyme permease present in the cell membrane of a bacterium has been blocked by an inhibitor. How will it affect the lactoferrin? परमेज की साइट को लॉक कर दिया गया, तो अब कैसे लैकोपेरॉन पे असर होगा। अब लैकोपेरॉन बंद रहेगी, क्योंकि जब तक परमेज नहीं आएगी, जब तक एलोलैक्टोज और लैक्टोज अंदर नहीं आएगा, तो वो रिप्रेसर को बाउंड करके उसे इनएक्टिव नहीं कर सकता। रिप्रेसर लगा रहेगा और वो एंजाइम्स और बन नहीं पाएंगी। द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई जीन हैज बिकम अबनॉर्मल ड्यू टू, अगर प्रेशर ही अबनॉर्मल हो गया है तो उसमें ऑलवेज एंजाइम बनती रहेंगी। और इफ द न्यूट्रिएंट मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन ओनली गैलेक्टोज विल द बी एक्सप्रेस। अगर सिर्फ गैलेक्टोज होगा तब वो ऑपरेट होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 32 क्वेश्चन भी दे रखा है ऑयल स्पिल का, एनवायरमेंटल इशू का। हमें बैक्टीरिया बताने हैं, ऐसे बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो इन ऑयल स्पिल को खाते हैं, सुपर बग, स्यूडोमोनास जैसे। लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सच बैक्टीरिया फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी। फॉर एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर कैरिड आउट होता है। पीसीआर को रन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज विच वाज फंक्शनिंग वेरी लो हाई टेम्परेचर पे जो फंक्शन करती है। अब ये क्वेश्चंस हैं आपके, आप बताएंगे सिंस द रिप्रेसर। ये आंसर्स भी दे रखे हैं उनके। तो गैलेक्टोज के वर्क, सी में गैलेक्टोज पूछा था तो गैलेक्टोज के प्रेजेंस में वर्क नहीं करेगा ओपरॉन। बी में पूछा था रिप्रेसर खराब होगा तो क्या होगा।
तो वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। ये हमने बता दिया था। ए में एक्टिव साइट इन एंजाइम परमेस की ब्लॉक हो रखी है, तो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लैक्टोज इंड्यूसर है, लैकोप्रोन स्विच ऑन नहीं होगा। आपको लीफ एरिया डैमेज्ड इंसेक्ट गट रिकॉर्डेड 8 10 6 6 स्पीशीज 1 and 3, ये ग्राफ दे रखा है आपको, टाइप्स ऑफ मेज एंड लीफ एरिया डैमेज्ड। Evaluate the efficacy of the BT crops on the feeding habits of the three species of the stem borer to suggest the species least susceptible to BT cotton, सबसे कम कौन जिस पे असर करता है। और क्वेश्चन 33 है, ट्रेस द इवेंट ऑफ कॉपुलेशन टू जाइगोट फॉर्मेशन। पूरा फर्टिलाइजेशन से लेकर जाइगोट फॉर्मेशन तक आपको बताना है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, या तो आपको मेगास्पोर मदर से लेकर मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनने के प्रोसेस बताना है। अब आपका आंसर दे रखा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन द लेबोरेटरी, बैक्टीरियल सेल हैव अ प्लाज्मिड केपेबल ऑफ डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन। पीसीआर एम्पलीफाई नहीं करेगा अगर वो लो पॉलीमरेज पे यूज कर रहे हैं, हम एंजाइम ऐसी एंजाइम यूज कर रहे हैं जो लो टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन करती है, क्योंकि हम पीसीआर में हाई टेम्परेचर रखते हैं तो वो नहीं काम कर पाएगी, उसमें टैग पॉलीमरेज ही चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट, ऑयल स्पिल्स कैन बी ट्रीटेड, एनवायरमेंट बिकॉज बिकम्स क्लीनर। द इवेंट, क्या क्या इवेंट होंगे कॉपुलेशन के वक्त? ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोएटस सीमेन रिलीज होगा पेनिस से वजाइना में, इंसेमिनेशन स्टेप को कहा जाएगा। द मोटाइल स्पर्म स्विम करेंगे रैपिडली, सर्विक्स की तरफ जाएंगे। फाइनली एम्पुलर एस्थेमिक रीजन में चले जाएंगे, एम्पुलरी रीजन में। वहां जाकर अगर एग रिलीज हुआ होगा, एम्पुलरी रीजन तक एग आया होगा, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओवम और स्पर्म अगर साथ में आए हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्पुलरी रीजन में, और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फिर आगे आ जाएगा, एंड जाइगोट विल बी फॉर्म्ड इन द एम्पुलरी एस्थमस रीजन। एंड फिर आपको मदर्स जाइगोट बनने से पहले सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम उसको हेल्प करेंगे जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए, ये भी स्टेप रहेगा आपका फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि स्पर्म को कांटेक्ट में आना है जोना पेलुसिडा से। तो वो क्या करेगा, अपने मेम्ब्रेन को उसको इंड्यूस कर देगा, ओवम एंड इंड्यूसेस द चेन इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एडिशनल स्पर्म। फर्टिलाइजेशन से स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के, दूसरे पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, जैसे ही सिक्रीशन निकालता है एक्रोसोम तो स्पर्म का हेड साइटोप्लाज्म में आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, इससे कंप्लीशन हो जाता है मियोटिक डिवीजन का, सेकेंडरी oocyte का। सेकेंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है, ऊटेड बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस जैसे ही स्पर्म और ओवम के मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। बीटी टॉक्सिन स्पीशीज थर्ड जो है वो लीस्ट ससेप्टेबल है बीटी टॉक्सिन के लिए, स्पीशीज वन मोस्ट ससेप्टेबल है टॉक्सिक प्रॉपर्टी प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बैसिलस thuringiensis। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में हो गया है स्पीशीज वन के, और वो उसे मार रहा है, तो स्पीशीज वन ज्यादा ससेप्टेबल है। ऑल द स्पीशीज डू नॉट शो सिमिलर इफेक्ट टू बीटी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पीएच, हर एक स्पीशीज के पीएच में एल्कलाइन बनाने का वो एबिलिटी कम होगी। तो स्पीशीज थर्ड में एल्कलाइन पीएच कम बनता है, इसलिए वो लेस ससेप्टेबल है, वो मरता नहीं है। बट स्पीशीज वन में सही पीएच एल्कलाइन बन जाता है तो वो मर जाते हैं। तो ये इनका आंसर था। आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट होने वाला है। मेगास्पोर वाला क्वेश्चन है कि मेगास्पोर मदर सेल से किस तरह से होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में गेमेटोफाइट बनने के लिए, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के लिए ओव्यूल्स डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूक्लियस में लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डेंस हो जाता है, और मोनोस्पोरिक तरह से वो अब न्यूक्लियस उसका फंक्शनल मेगास्पोर का माइटोटेकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई में बदलता है। उनमें से 3 बनेंगे मियोसिस के बाद, 4 बनेंगे मेगास्पोर, जिसमें से एक ही बच जाएगा, बस एक ही एक्टिव बचेगा। वो 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा जिससे कि 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 8 न्यूक्लियस बनते ही माइटोटिक डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस है 8, और वो 8 न्यूक्लियस लेट डाउन हो जाएंगे, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल, 6 में सेल वॉल बन जाएगी। रिमेनिंग 2 को पोलर न्यूक्लियर कहा जाएगा, जो बीच के सेंट्रल सेल में रहेंगी। 3
सेल्स ग्रुप हो जाएंगे माइक्रोपाइलर रीजन पे। माइक्रोपाइलर रीजन पे जो ग्रुप हुए हैं उन्हें एगेपरेटस कहेंगे। एगेपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल उसमें रहेगा। सिनर्जिड में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होंगी, माइक्रोपाइलर टिप पे फिलिफॉर्म एपरेटस कहेंगे उन्हें। 3 सेल चलेजल एंड पे होंगे, एंटीपोडल कहेंगे। द लार्जेस्ट सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ रहेगा, विच कम टू लाई बिलो द एग apparatus. Thus the typical angiosperm embryo sac at maturity will have 8 nuclei and 7 cell. इसके साथ आपका ये सैंपल पेपर फिनिश हुआ। आई होप मैंने आपको सैंपल पेपर पूरा अच्छे से समझा दिया। आपके समझ में आ गया है यहाँ पर? इस वाले में स्पीशीज जो ए थी वो लेस ससेप्टेबल थी, और पीएच एल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि तो इसमें आंसर दिया हुआ था स्पीशीज 1 इज मोस्ट ससेप्टेबल, स्पीशीज 3 इज लेस ससेप्टेबल टू द बीटी टॉक्सिन। स्पीशीज 1 आपका सबसे छोटा ग्राफ दिखा रही है, सो मोस्ट ससेप्टेबल है स्पीशीज 1। मोस्ट ससेप्टेबल, उसके ग्राफ हमेशा छोटे बने हैं, उसके ग्राफ फर्स्ट नंबर वाले ग्राफ हैं। देन स्पीशीज 2 के ग्राफ हैं, देन स्पीशीज 3 के। स्पीशीज 3 के ग्राफ यहाँ पर लास्ट में दिए हुए हैं, ऐसे करके दिए हुए हैं। तो स्पीशीज 1 का ग्राफ सबसे पहले दिखा रखा है, तीनों 3-3 करके ग्राफ दिखा रखे हैं ना, उनमें कंपैरेटिव है। स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3। तो स्पीशीज 1 मोस्ट ससेप्टेबल है क्योंकि वो सबसे कम पॉपुलेशन दिखाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटी क्रॉप्स। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपने पूरा अच्छे से समझा है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करिए। सैम्पल पेपर आपने जो खरीदे हैं उनसे भी तैयारी करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है सैम्पल पेपर डिस्कशन से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने जैसे और भी 12th क्लास के बायोलॉजी के बच्चों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।